नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन आईएएस पर। साथियों, हम सभी जानते हैं कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष का दौर चल रहा है और इसी बीच में हमें एक घटना देखने को मिल रही है जहां पर जो यूएसए है उसने क्या किया है, ईरान के खर्ग आइलैंड के ऊपर अटैक कर दिया है। अब यहाँ पर आप इमेज के अंदर देख सकते हो कि खर्ग आइलैंड जो ईरान है उसके पास में ही स्थित एक आइलैंड है और ये आइलैंड की विशेषता आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि जो ईरान का लगभग 40% ऑयल है या फिर 40% एनर्जी है वो यहीं से प्रोड्यूस की जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ 90% जो एनर्जी है वो यहीं से प्रोड्यूस की जाती है और 40% उनकी जो इनकम का स्रोत है वो यहीं से आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर आप यहाँ पर उनकी इमेज देख सकते हैं। तो इसी बीच में हमें यहाँ पर पहला आर्टिकल जो देखने को मिलता है वो है क्या है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वहां से क्या होता है कि इंडिया के जो कुछ हैं शिप हैं वह पास हो जाते हैं। अब इसी वजह से ये क्या है न्यूज में बना हुआ है, क्योंकि साथियों हम यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ईरान है। ठीक है, आप यहाँ पर इमेज के अंदर ईरान को देख सकते हो और ईरान के साथ साथ ही आप यहाँ पर हल्का सा समुद्र के बीच में ये रास्ता देख सकते हो। इसी रास्ते को बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है पर्शियन गल्फ को और जो गल्फ ऑफ ओमान है उसको आपस में कनेक्ट करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कतर है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, यह सभी जो अपना ऑयल का प्रोडक्शन है या फिर इराक भी, ये सभी अपना ऑयल का प्रोडक्शन है वो यहाँ से करते हैं और करने के बाद इसी रास्ते से होकर क्या करते हैं अपना सारा व्यापार करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो ईरान है वो क्या कर रहा है, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर लगातार बॉम्बिंग कर रहा है। यहाँ से जो भी आने वाले जहाज हैं, आने जाने वाले जहाज हैं, उनके ऊपर लगातार अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम हमें यहाँ पर नजर आ रही है। अब चूंकि इंडिया अपना जो 90% 88% जो ऑयल है वो कतर से, कुवैत से, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक से, इन सभी एरियाज से मंगाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर यह इतनी बड़ी न्यूज बनकर सामने आ रही है कि इस कन्फ्लिक्ट वॉर के समय में भी इंडिया के जो जहाज हैं वो यहाँ पर इस स्ट्रीट को पास करने में सफल हो गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंडियन फ्लैग्ड जो एलपीजी कैरियर्स थे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार कर चुके हैं। इसी के साथ साथ जो कि क्या है जो मैरीटाइम सिक्योरिटी और एनर्जी सप्लाई डिस्टरबेंस को एक प्रकार से हाईलाइट यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर लगभग 660 से भी ज्यादा जो शिप है आज भी स्टक है, आज भी वहां पर जमे हुए हैं। ठीक है, वहीं पर क्या है, डिस्पाइट अनसर्टेनिटी, लेकिन इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होने के बावजूद भी जो इंडिया से संबंधित वेसल्स है, जहाज हैं, वो नेविगेट करने में सफल हो पा रहे हैं। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो हमारे शिप्स हैं वो एलपीजी को और क्रूड ऑयल को वहां से लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि वो शिप कौन कौन से हैं। यहाँ से एग्जामिनेशन में आपसे ज्यादा प्रश्न पूछने के चांसेस बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो एक शिप है शिवालिक, ये, और दूसरी तरफ है सह्याद्री। अब शिवालिक और सह्याद्री दोनों ही एक प्रकार के एलपीजी कैरियर हैं, ये आपको पहली बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो शिवालिक है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस करने में सफल हो गया है। ठीक है, और वह भारत की तरफ आ रहा है, कुछ समय में वो इंडिया के अंदर पहुंच जाएगा और जो लगभग 54,000 टन एक प्रकार से एलपीजी है वो इंडिया को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर दूसरा एलपीजी कैरियर है जो कि अभी भी वहां पर काम कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ दूसरे क्या है, ऑयल टैंकर्स है, जैसे कि जग प्रकाश ऑयल टैंकर और दूसरा है शेंगलोंग टैंकर। अब ये सारे के सारे टैंकर्स जो है वो इंडिया के ही हैं, वो ध्यान में रखना। अब जो जग प्रकाश ऑयल टैंकर है वो भी क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस करने में सफल हो गया है। इसी के साथ साथ शेंगलोंग अभी भी वहां पर क्या कह रहा है, गल्फ रीजन के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, यानी अभी वो इंडिया के अंदर
नहीं आ पाया है। तो इस प्रकार से हमारी जो ऑयल और एलपीजी इंपोर्ट है उसको हम यहाँ पर एक प्रकार से देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, यानी जो अभी मैंने इमेज के अंदर आपको दिखाया था, एक इमेज आप यहाँ पे भी देख लीजिए कि खर्ग आइलैंड के ऊपर जो ईरान अमेरिका है वो ईरान के अटैक कर रहा है। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो और ये जो खर्ग आइलैंड है वो आपको कुछ इस जगह पर देखने को मिलेगा, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ही पास में। अब इसी को क्रॉस करते हुए आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो, ये है पर्टिकुलर खर्ग आइलैंड, ठीक है, तेहरान के एकदम पास में ही है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं नए सुप्रीम लीडर का जो कि है ईरान के। तो ये पूरी सिचुएशन आपको इस प्रकार से नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये वाली पूरी पर्टिकुलर लाइन है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहली इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है कि ये मैरीटाइम जो एरिया है उसका बहुत ही ज्यादा क्रूशियल चौक पॉइंट है, ठीक है। यानी आप इमेज में ही देख सकते हो कि यहीं से दुनिया भर के जितने भी ऑयल टैंकर्स हैं, एलपीजी टैंकर्स हैं और भी अन्य प्रकार के सप्लाई है, ठीक है, यूरिया हो गया और भी अन्य प्रकार के फार्मास्यूटिकल या फिर केमिकल्स हो गए, वो सभी के सभी यहीं से सप्लाई होते हैं। और इंडिया का तो 88% जो ऑयल है वो यहाँ से मंगाया जाता है। वर्ल्ड का लगभग 20 to 30% जो ऑयल है वो यहाँ से मंगाया जाता है, यहाँ से होकर गुजरता है। तो ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वजह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे 1/5 हमें देखने को मिलता है ग्लोबल ट्रेड, ऑयल ट्रेड यहीं से पास होता है। इसी के साथ साथ यहाँ से हम क्या करते हैं, सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवैत, कतर, इन सभी से हम क्या करते हैं, जो एलपीजी है, ऑयल है, इन सभी चीजों को मंगाते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई ये इतना ज्यादा सफल कैसे हो गए इस चीज को यहाँ पर लाने में। तो सबसे पहले इन्होंने जो टेक्नोलॉजी यूज की उसको बारे में जान लेते हैं। वो क्या है, AIS टेक्नोलॉजी, यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। उसको क्या किया, इंडिया वालों ने बंद कर दिया। यानी हम सभी जानते हैं कि जो भी समुद्र के अंदर जहाज होते हैं उनकी क्या की जाती है, जीपीएस के थ्रू ट्रैकिंग की जाती है। अब जीपीएस को ट्रैकिंग आप तब करेंगे जब आपका जीपीएस ऑन होगा। तो इंडिया क्या कर रहा है, अपना जो इंडिया ने ये क्या किया कि अपना जो जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है उसी को ऑफ कर दिया। अब इस वजह से अमेरिका और ईरान के जो बेसिकली सैटेलाइट रडार है वो क्या है, इन शिप्स को डिटेक्ट नहीं कर पाए और इंडिया के शिप यहाँ से आसानी से आ गए, ठीक है। इसके कुछ एडवर्सरी इफेक्ट भी हो सकते थे, हालांकि हम एडवर्सरी जो इफेक्ट है उनसे बच गए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये वेसल आइडेंटिफिकेशन की तरह काम करता है, नेविगेशन सेफ्टी को एक प्रकार से प्रोवाइड कराता है ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये एक प्रकार से जो शिप्स होती हैं उनको ट्रैकिंग करने में काम आता है, ठीक है। और यहाँ पर प्रिवेंटिंग कोलिजन के रूप में भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मान लो यहाँ पर एक शिप यहाँ से आ रही है, दूसरी शिप यहाँ पे आ रही है, दोनों को आपस में टकराने से भी ये पूरा सिस्टम बचाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ दूसरी टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज की गई है वो है डार्क ट्रांजिट का। डार्क ट्रांजिट बेसिकली उसी सिस्टम को बोला जाता है जब आपने अपना AIS सिस्टम को ऑफ कर दिया, ठीक है। जब आप अपने AIS सिस्टम को स्विच ऑफ कर देते हो, जब आपको कोई एक प्रकार से नेविगेट नहीं कर पाता है, आपको क्या अपने रडार पे डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो उसी सिस्टम को बोला जाता है डार्क ट्रांजिट या फिर डिजिटल डार्कनेस, ठीक है। तो ये टर्म पूछा जा सकता है आपसे एग्जामिनेशन में कि इसका मतलब क्या होता है। इसी के साथ साथ ये सारी बातें तो आपको पता ही चल गई, ताकि जो रिस्क है नेविगेशन का उसको बंद कम किया जा सके। इसी के साथ साथ यहाँ पर मेथड ऑफ मैरीटाइम डिस्टर्बशन, यानी और कौन कौन से मेथड हो सकते हैं जिससे कि जो मैरीटाइम जो एक प्रकार से ट्रेड है या फिर ट्रांसपोर्टेशन है उसको डिस्टर्ब किया जा सकता है। जैसे कि जीपीएस स्पूफिंग, ये एक टेक्नोलॉजी है। इस जीपीएस स्पूफिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है, आप ये समझिए कि इसके अंदर वही जो जीपीएस बेसिकली नेविगेशन सिस्टम होते हैं उनके ऊपर अटैक किए जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, इसके अंतर्गत जो शिप्स हैं उनको
इनएक्यूरेट डाटा को क्या किया जाता है, डिलीवर करके एक प्रकार से बचा भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा का पूरा एक समुंदर है। इस समुंदर के अंदर मान लो आपका जहाज है कुछ इस स्थान पर। आपने क्या किया, जीपीएस स्पूफिंग का मेथड यूज किया और अपने जहाज को बता दिया कि दुश्मन के जो रडार है उनके रडार को ये बता दिया कि हमारा जहाज तो इस तरफ है, और एक्चुअल में आपका जहाज कहाँ पे था, यहाँ पे था। तो जब उसके रडार ने डिटेक्ट किया कि आपका जहाज यहाँ पर है, तो वो क्या करेगा, इस जगह पर अटैक कर देगा। और जब यहाँ पर अटैक होगा तो उसको पता चलेगा कि ये जहाज तो यहाँ पर था ही नहीं। तो इसी पूरे सिस्टम को बोला जाता है जीपीएस स्पूफिंग। इसी के साथ साथ दूसरा मेथड होता है ट्रैक करने का, वो है सिग्नल जैमिंग। अब सिग्नल जैमिंग के अंदर बेसिकली जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं उनका यूज किया जाता है नेविगेशन करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए। अब इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, आमतौर पर ये जो रेडियो सिग्नलिंग है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर उसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, एक प्रकार से जीपीएस सिस्टम को, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट सभी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंटली बात कर लिया शिवालिक के बारे में, सहाद्री के बारे में, जग प्रकाश और सेंगलोन के बारे में। ठीक है, इसी के साथ साथ डार्क ट्रांजिट क्या है, इसी के साथ साथ AIS सिस्टम क्या है, इसी के साथ साथ हमने जीपीएस स्पूफिंग और जीपीएस सिग्नल जैमिंग देख लिया। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा आर्टिकल इस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हो कि क्रूड ऑयल इंडिया की सप्लाई के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन वगैरह ये सारी चीजें आप अपने आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सोनम वांगचुक से रिलेटेड। ठीक है, जिनको क्या है 170 दिन बाद जो डिटेंशन है या फिर जो जेल है उससे रिहाई मिल गई है। साथियों, इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत केस किया गया था, और इनको कोर्ट की जो सुनवाई होती है उस कोर्ट की सुनवाई से ठीक 2 दिन पहले क्या किया गया है, रिहा किया गया है। अब देखो पीछे की पॉलिटिक्स आपको एक बार समझाता हूं। यहां पर बेसिकली क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस समय उसके साथ क्या देखा गया कि उसने बहुत सारे लोगों के साथ जो उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है किसी भी मुद्दे पर, उसके खिलाफ NSA लगाकर, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का केस बनाकर, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली के अंदर केजरीवाल का सिचुएशन देखा ही होगा। केजरीवाल के साथ बोला गया कि उसने लिकर स्कैम किया है लेकिन लास्ट में क्या पता चला कि लिकर स्कैम बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ढकोसला था, उसको सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए यूज किया गया, और केजरीवाल को और उनकी पूरी कैबिनेट को बेसिकली यहाँ पर उससे रिलीज कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सोनम वांगचुक का जो केस देखने को मिल रहा है उसके अंदर हमें देखने को मिला ठीक इसी प्रकार की सिचुएशन, जहां पर क्या है कि जो लद्दाख है उसके अंदर कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे कुछ डिमांड्स को लेकर, और उन डिमांड्स को फुलफिल कराने के लिए यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनको रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके ऊपर NSA लगाकर इनको जेल में रखा था। तो 170 दिन बाद इनको क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है। और इसको हम इनके बारे में अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये एक प्रकार का इंजीनियर है, इनोवेटर है, और जो एजुकेशन के अंदर रिफॉर्मिस्ट के रूप में इनको जाना जाता है। आमतौर पर इनको यह क्या है, लद्दाख से एसोसिएटेड करके देखे जाते हैं, यानी लद्दाख के अंदर यह रहते हैं। ठीक है, उनका पूरा वर्किंग एरिया ही लद्दाख है। इसी के साथ साथ ये अपने सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल रिफॉर्म के अंदर रिफॉर्म करने के लिए जाने जाते हैं, और इनको रेमन मैक्से अवार्ड 2018 भी प्राप्त हो चुका है। ये क्या है, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है इनके बारे में। इसी के साथ साथ इनके द्वारा क्या किया गया है, स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, ये एक प्रकार का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसका भी क्या है, ये फाउंडिंग फादर है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एनवायरनमेंट के अंदर, और जो टेक्नोलॉजी और रूरल एजुकेशन है, ध्यान रखिएगा, रूरल एजुकेशन है और टेक्नोलॉजिकल या फिर इनोवेशन है, उसके अंदर इनका महत्वपूर्ण योगदान है।
इनका एक महत्वपूर्ण योगदान आप ऐसे समझ सकते हो एनवायरनमेंट के अंदर, वो क्या है, आइस स्तूपा। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, लद्दाख के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हो आइस स्तूपा की इमेज। लद्दाख के अंदर जो आसपास का एनवायरनमेंट आप देख रहे हो बहुत ही ज्यादा हार्श होता है। ठीक है, सर्दियों के मौसम में यहाँ पर क्या होता है, बर्फ पड़ती है और यहाँ पर कड़ाके की ठंड होती है, लेकिन बाकी साल भर क्या होता है, यहाँ पर पानी नहीं मिलता है। तो इन्होंने क्या टेक्नोलॉजी डेवलप की कि जब सर्दियों के मौसम में बर्फ जमेगी, ठीक है, पानी आएगा, तो उसको क्या किया जाएगा, इस प्रकार से स्प्रिंकल्स के माध्यम से, यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हो ये ऊपर क्या है, स्प्रिंकल्स है। इस स्प्रिंकल के थ्रू एक पाइप गुजारा जाएगा और ये जो पाइप है बेसिकली यहाँ पर गिरेगा और गिरते गिरते क्या है, ये एक बड़ा सा पहाड़ बना देगा। और ये पहाड़ क्या होगा, जब सर्दियों का मौसम खत्म हो जाएगा तो क्या है, लोगों को पानी प्रोवाइड कराने में मदद करेगा। तो आप इनका इनोवेशन का लेवल आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा इनोवेटिव काइंड ऑफ इनका जो माइंडसेट है वो देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो विंटर है उसके अंदर वाटर को स्टोर करके रखा जाता है, और जब बेसिकली समर का मौसम होता है तो उसी पानी का जो स्कार्सिटी है उसको खत्म किया जाता है और उस पानी को यूज किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, चलिए, तो सोनम वांगचुक के बारे में आपने यहाँ पर पूरा देख लिया कि ये है सोनम वांगचुक, इनके इनोवेशन और इनके द्वारा बनाए गए स्कूल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। रूरल एरियाज के अंदर ये अपने स्कूल इस प्रकार से बना रहे हैं, अपने खर्चों के माध्यम से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। अब हम बात करते हैं इनका पूरा केस के बारे में। तो सबसे पहले मेन बात है कि एनएसए इनके ऊपर लगाया गया, और दूसरी बात है हेबियस कॉर्पस के थ्रू इनको क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। देखो, एनएसए के बारे में आप सभी को पता है कि ये क्या है, नॉन बेलेबल होता है और इसके अंतर्गत किसी को भी रिलीज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास कुछ पावर्स होती है, हेवियस कॉर्पस होता है, जिसके माध्यम से किसी को रिलीज किया जा सकता है या जो कुछ ऑर्डर्स हैं वो पास किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हेवियस कॉर्पस है, उसको इशू किया जाता है इनको रिलीज करने के लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, कोर्ट ने कहा कि यह एक प्रकार के इलीगल डिटेंशन यहाँ पर हमें इनके संदर्भ में देखने को मिलता है। और ये जो हेवियस कॉर्पस है वो एक प्रकार से आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 से रिलेटेड हमें देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली स्टेट से संबंधित कुछ पावर्स होती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अब इस पावर्स के अंदर बेसिकली क्या है, किसी को भी रिलीज किया जा सकता है, किसी को सजा कम की जा सकती है, ऐसी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है, 1980 में इसको लेकर आया गया था। यह एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति को बिना किसी फॉर्मल चार्जेस के, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बिना किसी फॉर्मल चार्जेस के क्या किया जा सकता है, डिटेंट किया जा सकता है, यानी उसको जेल में रखा जा सकता है। यानी आपने केस फाइल नहीं की, केस फाइल कर दी और इस शक के बिना पर, इसको आप सिंपल से समझिए, इन बिना किसी फॉर्मल चार्जेस के, यानी आप किसी को शक के बिना पर ही लगभग 12 महीने तक जेल में रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिचुएशन समझिए, 12 महीने यानी पूरे 1 साल तक किसी को शक के बिना पर आप इस एक्ट के अंदर जेल में रख सकते हो कि ये आदमी आगे चल के कुछ कर सकता है। अब कर सकता है इसी आधार पर ही 12 महीने तक आप किसी को जेल में रख सकते हो। और इसी वजह से यहाँ पर क्या है, इसको आमतौर पर नेशनल सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए और एसेंशियल सर्विसेज के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। लेकिन जो लोग हैं उनके द्वारा या इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि भाई इसका आमतौर पर जो यूज है वो मिस यूज के रूप में ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या है, जो हमारी सिविल लिबर्टी है उसके खिलाफ इसका यूज होता हुआ नजर आता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो सोनम वांगचुक है वो लद्दाख के अंदर डिमांड कर रहे थे कि जो उसकी यूनियन टेरिटरी है, जो 2019 में उसको बनाया गया था, उसको क्या है, फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वो कह रहे थे कि जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उसको क्या बना दिया जाए, स्टेट बना दिया जाए।
और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, इसी वजह से उनके ऊपर ये पूरे चार्जेस लगाए गए। तो इसका क्या हो रहा है, मिस यूज होता हुआ हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो डिटेंशन है वो बिना ट्रायल के यहाँ पर कर लिया जाता है। तो इस चीज को भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो सोनम वांगचुक है या फिर जो लद्दाख है वो क्या है, क्या क्या डिमांडे यहाँ पर रख रहा है। तो उनके मेजरली यहाँ पर हमें डिमांड देखने को मिल रही है। पहला कि जो लद्दाख है उसको क्या है, स्टेट हुड का जो दर्जा है वह प्रदान किया जाए, यानी जो यूटी है उस यूटी से उसको स्टेट का जो दर्जा है यानी स्टेट का फुल फ्लेज स्टेट का क्या किया जाए, उसको दर्जा प्रदान किया जाए। इसी के साथ साथ सिक्स्थ शेड्यूल का जो स्टेटस है वो भी लद्दाख को प्रदान किया जाए। अब सिक्स्थ शेड्यूल क्या है ये भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर जिसको बेसिकली ये सिक्स्थ शेड्यूल दिया जाता है उसके पास क्या है, कुछ स्पेसिफिक क्या बोलते हैं राइट आ जाते हैं। बेसिकली क्या है, ऑटोनोमस काउंसिल आ जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या है, इसके अंदर एक प्रकार से ऑटोनोमस काउंसिल को डेवलप किया जाता है लेजिस्लेटिव पावर के थ्रू। ठीक है, ऑटोनोमस काउंसिल डेवलप किए जाते हैं लेजिस्लेटिव पावर के थ्रू। अब इसको समझिए एक बार। देखो लद्दाख के अंदर है बहुत सारा क्या बोलते हैं मिनरल्स। ठीक है, कोबाल्ट हो गया, लिथियम, सबसे पहले मेन बात आती है लद्दाख के अंदर लिथियम बहुत सारा है। और लिथियम है तो बेसिकली क्या है, लिथियम का यूज किस लिए किया जाता है, जो हमारे व्हीकल्स हैं उसकी बैटरी बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब बैटरी बनाने के लिए यूज किया जाएगा तो बेसिकली जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो यहाँ पर आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो यूटी है, यूटी का मतलब है कि यूटी के अंदर अगर ये जितना भी लद्दाख के अंदर मिनरल है, रिसोर्सेज हैं, ठीक है, लिथियम है, वह सभी किसके हो जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के। और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि भाई इस कोबाल्ट को, लिथियम को, मैग्नीशियम को किस प्रकार से जमीन से निकाला जाए और किसको ठेका दिया जाए, और ये पूरा प्रोसेस वो देखेंगे। तो लद्दाख बेसिकली वो ये चाहता है कि भाई हमें सिक्स्थ शेड्यूल में डाल दो ताकि हमारे पास एक ऑटोनोमस काउंसिल हो। और ऑटोनोमस काउंसिल का फायदा अब समझिए, ऑटोनोमस अगर काउंसिल होगा तो लद्दाख के अंदर ये जितने भी लिथियम आयन लिथियम है, इसी के साथ साथ कोबाल्ट है, एल्यूमिनियम है, या जितने भी खनिज संसाधन इनके जमीन से निकल रहे हैं वो उसका पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो ऑटोनोमस काउंसिल के थ्रू किया जाएगा। और ये जो ऑटोनोमस काउंसिल्स होती हैं इनका रेगुलेशन कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, इस सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर आने वाली ऑटोनोमस काउंसिल्स करेंगी, और ये ऑटोनोमस काउंसिल्स को रेगुलेट करते हैं वहां के स्थानीय लोग। तो मेन मुद्दा यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है। और दूसरी बात, हमने इतिहास में देखा ही है कि बेसिकली सेंटर ने जहां जहां कदम रखा बेसिकली वहां पर क्या हुआ, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दे दी गई, और उन्होंने क्या किया, जो पर्यावरण है उसको बड़े पैमाने पर दोहन किया, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको अपने लिए यूज किया, और गवर्नमेंट को इससे बहुत ही ज्यादा कम फायदा होता है। और वहां जो स्थानीय लोग होते हैं उनको तो रिप्लेस कर दिया जाता है, उनका जो पर्यावरण है उनको पूरी तरह से दूषित कर दिया जाता है, उनके साथ बहुत खराब कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और सोनम वांगचुक इन सभी चीजों को जानते हैं, इसी वजह से वो इतने बड़े लेवल पे क्या कर रहे हैं, इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि एक तरफ पहले से ही पानी की इतनी कमी है, पहले से ही यहाँ पर क्या है कंडीशन आप कितना देख रहे हो, हार्श है, लोग कठिनाइयों में जीते हैं। अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वहां पर आ जाएंगी तो और भी इनकी कंडीशन खराब हो जाएगी। ठीक है, बड़ी बड़ी अगर कंपनियां आ जाएंगी तो उनकी जो कंडीशन है बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ वो सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी मांग कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम की तैयारी होती है, आप सभी कर ही रहे हैं। अब यूपीएससी के साथ साथ क्या होता है, स्टेट पीसीएस होता है। यूपीएससी सेंट्रल लेवल पे क्या बोलते हैं अपने ऑफिसर्स को बनाती है, और जो पीसीएस होते हैं यानी पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं वो स्टेट लेवल के ऊपर एसडीएम्स को रिक्रूट करते हैं। ठीक है, तो पीसीएस जो व्यवस्था है वो यहाँ पर मांग कर रहे हैं।
इसी के साथ साथ वो रिजर्वेशन की और लैंड प्रोटेक्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया कि जो लोकल कल्चर है, लोकल लेवल पे लैंड है, लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट है, उनके सेफगार्ड करना चाहते हैं। ये बेसिकली जो लद्दाख का जो ये डिमांड है वो आपको इस प्रकार से देखने को मिल रही है। तो सिग्निफिकेंस के रूप में आप और कंक्लूजन के रूप में आप यहाँ पर चीजों को देख सकते हैं। अब हमारा आता है अपना नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि क्या है, बेसिकली इंडिया का फ्लैग कोड से संबंधित। ठीक है, बेसिकली अभी ये चर्चा में इस वजह से है क्योंकि आपने देखा हम इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीता, T20 का था शायद। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड कप जीता और वर्ल्ड कप जीतने के तुरंत साथ ही जो हार्दिक पांड्या है उन्होंने अपना क्या बोलते हैं इंडियन फ्लैग को पहना, यानी अपने कंधे पर रखा और कंधे पर रखने के बाद उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज की। ठीक है, जो उनकी क्या बोलते हैं दोस्त हैं, फीमेल फ्रेंड है। ठीक है, वहां पर क्या बोलते हैं, तो उस प्रकार की सिचुएशन की वजह से क्या है, जो हार्दिक पांड्या है उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि उनको 3 साल तक की सजा दिया जा सकता है। अब पूरा का पूरा ये इस इशू क्या है, नेशनल ऑनर एक्ट 1971 क्या है और इंडियन फ्लैग कोड क्या बोलते हैं 2002 क्या है, इसको आइए डिटेल में देखते हैं। मामला आप पूरा समझ गए हैं, हार्दिक पांड्या से रिलेटेड है। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं फ्लैग कोड के बारे में। तो इंडियन फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, इसके अंदर बेसिकली यहाँ पर जो रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं वो बताए गए हैं कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको आप किस प्रकार से डिस्प्ले कर सकते हो और किस प्रकार से उसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, किस प्रकार से आप उसको दर्शा सकते हो, किस प्रकार से हैंडल कर सकते हो। डिस्प्ले का मतलब है कि आप उसको इमेज के फॉर्म में किस प्रकार से लोगों को दिखा सकते हो कि जो इमेज इंडिया का फ्लैग है उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। हैंडलिंग का मतलब आप उसको अपने कपड़ों के रूप में कभी नहीं पहन सकते, या फिर उसको अपने कंधे पर रखने के बाद कुछ ऐसी एक्टिविटीज नहीं कर सकते हो जो कि इनएप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो यहाँ पर यही हैंडलिंग से संबंधित जो मुद्दा है वो यहाँ पर हार्दिक पांड्या से संबंधित देखने को मिल रहा है। ऐसा बोला जाता है कि जो हैंडलिंग है वो क्या है, रिस्पेक्टफुली होनी चाहिए। इसी के साथ साथ हमें उसका क्लोथिंग में यूज नहीं कर सकते, हम उसको यूनिफॉर्म के रूप में यूज नहीं कर सकते, हम इंडियन फ्लैग को कॉस्ट्यूम बनाने में यूज नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ हम उसको जमीन पर नहीं रख सकते, हम उसको पानी के अंदर नहीं एक प्रकार से टच करा सकते, या फिर समुद्र की सतह को भी उसको क्या बोलते हैं, या फिर जो जमीन नदियां हैं उन सभी सतहों पर भी उनको नहीं छुआ सकते। इस प्रकार का जो इंडियन फ्लैग कोड है वो हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ फ्लैग शुड नॉट बी यूज एट अ फॉर अ कमर्शियल पर्पस, जो फ्लैग है उसका कमर्शियल पर्पस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर उसका प्रिंटेड और डिस्पोजेबल टाइम है वो भी हमें देखने को मिलता है, यानी उसको किस प्रकार से बनाया जाएगा और किस प्रकार से उसको डिस्पोज किया जाएगा, यानी डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ठीक है, डैमेज और सॉलिड फ्लैग मस्ट बी डिस्ट्रॉय रिस्पेक्टफुली इन प्राइवेट। यहाँ पर बोला जाता है डिस्ट्रॉय करने का भी अपना एक प्रोसेस होता है और ये पूरा का पूरा प्रोसेस है वो प्राइवेटली होना चाहिए, ना ही पब्लिकली होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इंडियन फ्लैग कोड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं, दूसरा है नेशनल ऑनर एक्ट 1971। अब इसी के साथ साथ इसके अंदर बात की जा रही है कि हम इंडिया के जो नेशनल सिंबल्स हैं, जैसे कि नेशनल फ्लैग हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया हो गया, इसी के साथ साथ नेशनल एंथम है, इन सभी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इसी के साथ आगे हम देखते हैं, इसके साथ साथ कुछ ऑफेंसेस यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि बर्निंग करना हमारे जो भी सिंबल्स हैं, मेल्टिंग हो गया हमारा जो नेशनल फ्लैग है, इंसल्टिंग फ्लैग एनी पब्लिक प्लेसेस, ये सारी चीजें आप यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हो। ठीक है, तो आप डिटेल में समझ गए हो कि इंडियन फ्लैग के साथ आप क्या क्या
चीजें नहीं कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप ये सभी करते हो तो आपको 3 साल तक की सजा दे दी जा सकती है। इसी के साथ साथ जो फाइन है वो आपके ऊपर लगाया जा सकता है, या फिर फाइन और जो 3 साल की सजा है वो दोनों आपको दी जा सकती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि ये नेशनल की यूनिटी, नेशनल की सोवरेनिटी, नेशनल का सेक्रीफाइस और जो करेज है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, उनके सेक्रीफाइस को ये डिनोट करता है, उनके करेज को ये डिनोट करता है। इस वजह से हमें क्या बोलते हैं, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो हमने यहाँ पर डिटेल में देख लिया कि हमारा नेशनल फ्लैग क्या के कोड क्या है, उससे संबंधित चीजें। सोनम वांगचुक को रिलीज कर लिया है, एनएसए के बारे में हमने देख लिया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। साथियों लास्ट में आपके लिए इंफॉर्मेशन है, अगर आप इस पूरी पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हो तो सिंपली आपको जाना है एनके ग्लोबल एजुकेशन आईएएस टेलीग्राम चैनल पे। अभी तुरंत बाद से आपको इस टेलीग्राम चैनल पे ये जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर क्यूआर कोड कर स्कैन करके कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है। ये हमारी मंथली मैगजीन है जो कि आप देख रहे हो, मार्च 2026 की। पूरे साल भर का जो मंथली मैगजीन है आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 299 में 2 साल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है सिर्फ ये मंथली मैगजीन है, इसी के साथ साथ आपको डेली करंट अफेयर की मैगजीन वीडियो, ठीक है, इसी के साथ साथ पीडीएफ, जैसा कि अभी आज के समय में ये अभी दिया जाएगा आपको एनके ग्लोबल एजुकेशन आईएएस पे। इसी के साथ एक सेपरेट ग्रुप होगा जिसके अंदर डेली के साथ साथ वीकली कंपाइलेशन मिलेंगे, ठीक है। वीकली कंपाइलेशन के साथ साथ आपको पूरे महीने का मंथली कंपाइलेशन भी मिलेगा मंथली मैगजीन के रूप में, और पूरे साल भर का कंपाइलेशन भी मिलेगा जब भी आपका क्या बोलते हैं एग्जाम है वो नजदीक होगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो इंडियन पॉलिटी का पूरे साल भर का क्या बोलते हैं ये मैगजीन है, जिसमें मैंने मार्च 2025 से लेकर मार्च 2026 पूरे साल भर का करंट अफेयर तैयार किया है M2M प्रोग्राम के अंतर्गत, यानी मार्च टू मार्च 1 ईयर करंट अफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसको प्रीलिम्स 2026 के टारगेट करके बनाया गया है। इसी के साथ आप अलग अलग सब्जेक्ट को आप यहाँ पर देख सकते हो, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और बाकी सभी। आप यहाँ पर बाकी हमारी बुक्स को भी देख सकते हो, बाकी चैनल्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये आपको पूरा आर्टिकल पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये जो वीडियो है किस प्रकार से लगी, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथियों इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।